इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान। रहमत खुदा के बनकर है छाया। इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. तर्जमा. चुनाचे मुसलमानों, हकीकत में तुमने उन काफिरों को कत्ल नहीं किया था, बल्कि उन्हें अल्लाह ने कत्ल किया था। और ऐ पैगंबर, जब तुमने इन पर मट्टी फेंकी थी तो वो तुमने नहीं बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी, और तुम्हारे हाथों ये काम इसलिए कराया था ताकि उसके जरिए अल्लाह मोमिनों को बेहतरीन अजर अता करे। बेशक अल्लाह हर बात को सुनने वाला, हर चीज को जानने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कारी अकबर मालिक हमारे साथ मौजूद थे।
आज 17 रमज़ान है। 17 रमज़ान के हवाले से आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम वफ़ात है आज उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा आलम जनाब हज़रत आयशा का यौम वफ़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 रमज़ान 58 हिजरी बज़ौर मंगल 66 साल की उम्र में इस दार फ़ानी से पर्दा फरमाया था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जो है वफ़ात फरमाई थी। इनके हवाले से अगर हम बात करें तो ये इनका लक़ब सिद्दीक़ा और इतने लोगों के लिए हेल्प करना, जैसे हम कहते हैं ना, हम आजकल हम देख रहे होते हैं, हम यही बात कर रहे होते हैं कि वो ख़वातीन जो अपना टाइम कहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं, किस तरह से हमें जो है अपना वक्त जो है लोगों के लिए स्पेंड करना चाहिए, लोगों को गिविंग होना चाहिए। तो बीबी आयशा जो है ये बहुत बड़ी हमारे लिए मिसाल कि ये इतनी सोशल वर्किंग करते थे। तो हम ये देखें सोशल वर्किंग के हवाले से ये आज के दौर में भी हमारे लिए मिसाल है कि हम अपना टाइम जो है किटी पार्टीज़ में और दूसरी दावतों में, यहाँ जाना वहाँ जाने में हम लिटरली वेस्ट कर देते। मिलना जुलना बुरी बात नहीं होती है, लेकिन हम ये कहते हैं कि आपको अपना टाइम जो स्पेंड करना है वो टाइम आपने स्पेंड करना है उस जगह पे जहाँ पर आपको फ़ायदा भी हो और माशरे को भी फ़ायदा हो। आजकल के दौर में हमें इस बात को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि हमें माशरे में इस वक्त किस तरह से स्टेप उठाना है। ड्यू टू द रीज़न इस वक्त सिचुएशन जिस तरह हम कह रहे होते हैं कि सिचुएशन ऐसी है कि एक दूसरे की मदद करना बनिस्बत इसके। मैंने ये कोविड के बाद से एक चीज़ नोट की है कि लोगों में दिखावा बहुत ज़्यादा आ गया। वो इसलिए कि सोशल मीडिया को इतना ज़्यादा प्रमोट कर दिया, ऑनलाइन को इतना ज़्यादा प्रमोट कर दिया कि उसके बाद लोगों में बहुत ज़्यादा दिखावा आ गया। तो लोगों का फोकस अब बदल गया। तो हमें अपने फोकस को वापस से लेकर आना है और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जैसे ऐसी पर्सनालिटीज़ को आप पढ़ें, फॉलो करें ताकि आप अपनी ज़िंदगी में वो निखार ला सकें जो कहीं पर खो गया है। और एक और बड़ा इवेंट आज हुआ था जिसके हवाले से मैं ज़रूर बात करूँगी, जंग बदर के हवाले से। ये ग़ज़वा बदर जो है ये एक मिरेकल कहलाता है। दिस इज़ अ मिरेकल एंड द मोस्ट पावरफुल लीडर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने ये जंग जीती, इनके साथ इनके साथियों ने। आप ये देखें कि इसका सबसे बड़ा मिरेकल ये था कि 5000 एंजल्स जो हैं वो अल्लाह ताला ने मदद के लिए भेजे। जहाँ पर आप देखें जब इंसान सोच रहा होता है ना कि मैंने ये काम करना है, मुझे अल्लाह की राह में ये काम करना है, तो अल्लाह किस तरह से मदद भी भेजते हैं। तो ये इवेंट्स जो होते हैं ना हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल है। ये समझिए इतनी बड़ी मिसाल होते हैं कि आजकल के दौर में भी अगर हम देखें तो हमें अपने ऐसे लोगों से, मुनाफिकों से जीतने के लिए और ऐसे बुरे लोग जो हमारे मुल्क के ऊपर बुरी निगाह डाल कर बैठे हुए हैं, उनसे जीतने के लिए हमें बहुत बड़े बड़े अच्छे किसी ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जिसमें पॉजिटिविटी हो, जिसमें अल्लाह के अहकाम हो, जिसमें अल्लाह के अहकामों को फॉलो करें। और उससे हमें डट कर खड़े होना ज़रूरी है इस तरह से कि हम स्टैंड अप करें और हम अल्लाह की राह में उस चीज़ के लिए लड़ें। यहाँ पर लड़ाई अब आजकल किस चीज़ की होती है? यहाँ पर जो लड़ाई है ना वो आजकल ईमानदारी, अपने आप को ऐसा इंसान बनाना कि दूसरे की ज़ात को तकलीफ़ नहीं देना अपनी ज़ात से। तो आजकल आप ये देखें हमें इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जब हम सबसे पहले तो ईमानदारी ले आएंगे, हम कानून मजबूत कर लेंगे, हम अपनी अपनी जगहों पे चीज़ों को बेहतर कर लेंगे, तो आप ये सोचें कि वहीं पर ही आपकी विन विन सिचुएशन है। कहीं पर भी जाकर आपको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, कहीं पर भी जाकर आपको हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। बस थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन ये उन लोगों से भी चाहिए जो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं और कहते हैं कि हम थोड़े में गुजारा नहीं कर सकते, हमें तो बस बहुत सारा चाहिए। किसी तरीके से हमें मौका मिल जाए तो हम यहाँ से भी खींच लें, वहाँ से भी खींच लें। ऐसे पैसे का कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक दफ़ा सोच कर देखें, ये मिल गया, वो मिल गया, वो मिल गया, फिर क्या? तो जिस मकसद के लिए आए ना उस मकसद को ज़रूर पूरा करें। इसके साथ ही अब मैं दावत दूंगी राहत गाबा नात ख्वां को कि वो नात सुनाए। जी। मंगते खाली हाथ न लौटे, मंगते खाली
हाथ न लौटे, कितनी मिले खैरात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। मैं क्या और क्या मेरी हकीकत, सब कुछ है सरकार की निस्बत। मैं क्या और क्या मेरी हकीकत, सब कुछ है सरकार की निस्बत। मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी, मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी लाज है किसके हाथ न पूछो। हाल अगर कुछ अपना सुनाया तो उनके करम का शिकवा होगा। मैं अपने हालात में खुश हूँ, मैं अपने हालात में खुश हूँ, मुझसे मेरे हालात न पूछो। और खालिद में तो इतना कहूँगा कि जाग उठा अश्कों का मुकद्दर, यादे नबी में रोते रोते, यादे नबी में रोते रोते, कैसी कटी है रात न पूछो। उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिले खैरात न पूछो। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो काफ़ी हद तक कराची के कितने सारे मसलों मसाइल हैं उनको देख चुके हैं और कई ऐसे मसलों मसाइल के जो आम सिटीज़न के हवाले से होते थे उनको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व भी किया और अभी भी ये काम कर रहे हैं। इसी हवाले से हम आज मुलाकात आपकी करवाएंगे साबिक सरबरा CPLC जो सिटीज़न पुलिस लाइंस कमेटी है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, थैंक यू सो मच। और साथ ही आपका मैं और भी तारुफ करवा दूँ, आजकल आप जो है ना चेयरमैन, बल्कि चेयरमैन कुतियाना हॉस्पिटल के भी हैं और साथ ही आप डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ऑल्सो आप अभी भी CPLC के मेंबर हैं जहां पर एडवाइजरी बोर्ड उनका आप देख रहे हैं ना। तो आपसे कई हम मालूमात हासिल करेंगे कराची के मसाइल के हवाले से और इतना जो क्राइम हो रहा होता है उसके हवाले से भी मालूमात हासिल करेंगे। पहले तो ये बताइएगा कि माशाल्लाह से आपके रमज़ान और रोज़े कैसे बीत रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह अच्छे जा रहे हैं रमज़ान और मौसम भी ठीक है। अच्छा हो गया थोड़ा मौसम पहले से ना, मतलब एक जो शुरू में आया था ना कि एकदम से गर्मी, थोड़ा सा बेहतर है, लोग दुआएं इतनी कर रहे होते हैं। अच्छा बाकी इलाकों में नहीं है गर्मी ना, बाकी सब एंजॉय कर रहे हैं सर्दी, सिर्फ हम ही लोग गर्मी जो है ना उसमें बैठे हैं। पंजाब वगैरह में, लाहौर, इस्लामाबाद में बड़ा प्लेजेंट वेदर, बहुत अच्छा मौसम है वहाँ का। और यहाँ भी मतलब मैं नहीं कहता कि गर्मी है, लेकिन ये कि एक
दरमियाना मौसम है। दरमियानी गर्मी तो है, आप सोचें एक ज़माने में मार्च में कहाँ इतना ऐसा मौसम होता था, ठंड होती थी, हम स्वेटर्स निकाल के बैठते थे। अब तो बिल्कुल ही जो है ना ऐसे हालत जो है ना ख़राब होती चली जा रही क्लाइमेट है। चेंज का असर। हाँ, इतनी पोल्यूशन, इतनी गाड़ियाँ, इतना धुआं, जिसकी वजह से माहौलियात हमारे वैसे ही ख़राब हो रहे हैं। अब आजकल की सिचुएशन बताएं कि कैसी सिचुएशन है कराची की और क्या हालात हैं? नहीं, कराची अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, काफ़ी बेहतर है, मसवाए स्ट्रीट क्राइम्स के, कि स्ट्रीट क्राइम्स में लोग परेशान ज़रूर रहते हैं। और इतना बड़ा मेगा सिटी है, उसको मैनेज करने के लिए बड़ा टेक्निकल बुनियादों पे काम करना पड़ता है, जो अनफॉर्चुनेटली हम अब तक कर नहीं पाए। हमने कराची को हमेशा कहा था कि कराची को जो है वो ई सिटी बनाया जाए, कराची को जो है वो डिजिटलाइज़ किया जाए। उस पे काम तो हो रहा है, काफ़ी अरसे से काम हो रहा है, लेकिन पता नहीं कितना अरसा लगेगा। और अगर वो हो जाता है तो फिर कराची को स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से भी बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता अच्छा, है। आवाम जो है वो स्ट्रीट क्राइम के हवाले से किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती है, इन अ वे कि मैं हमेशा हर एक को ये बात कहती हूँ कि अल्लाह ना करे किसी का मोबाइल अगर छिन जाए तो जाके एफआईआर ज़रूर कटवाएं, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके जो मुतल्लिका जहाँ से पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जितनी एफआईआर आएंगी वो ज़रा एक्टिव हो जाएंगे। तो बताएं इस बारे में, सही है, क्या करना चाहिए? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि एफआईआर तो बहुत आगे की बात है, एटलीस्ट रिपोर्टिंग तो ज़रूर कर दें। हाँ। और वो रिपोर्टिंग अगर सीपीएलसी के सेंटर पे सिर्फ फ़ोन करके कर दें, जी जी, तो आपकी सारी चीज़ें आदाद शुमार आ जाते हैं। अच्छा उधर अच्छा, फिर हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की हमेशा मदद करते हैं कि कहाँ कहाँ क्राइम हो रहे हैं, किन औकात में हो रहे हैं, किन दिनों में हो रहे हैं, तो एक डेटा इकट्ठा हो जाता है। तो लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने के लिए अफेक्टिव जो है वो प्लानिंग की जा सकती है। अगर आप रिपोर्ट ही नहीं करेंगे, एफआईआर तो सेकंड स्टेज आ जाता है कि एटलीस्ट रिपोर्ट ज़रूर करते हैं। उस रिपोर्ट करने से आपका फ़ोन भी हम ब्लॉक करवा देंगे, सिम ब्लॉक करवा देंगे, किसी और के इस्तेमाल में ये नहीं आ सकेगा नॉर्मल कंडीशन कम से कम में। डेटा सिक्योर हो जाएगा। जी, डेटा भी सिक्योर हो जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आपको फौरी तौर पर जो सीपीएलसी की हेल्पलाइन है उस पर रजिस्टर ज़रूर करा दें। उस रजिस्ट्रेशन से जो है वो ये फ़ायदा ज़रूर हो जाता है कि क्राइम डेटा, स्टैटिस्टिक्स और फिर उसको मैनेज करने के लिए हिकमत अमली और फिर अकाउंटेबिलिटी भी, कि भाई आपके एरिया में अगर क्राइम हो रहा है तो वहाँ के जो पुलिस एहलकार हैं उनसे जो है अकाउंटेबिलिटी की जा सकती है। तो ये मैं समझता हूँ बेहद ज़रूरी है कि रिपोर्टिंग एटलीस्ट ज़रूर करवा दें और फौरी तौर पे करवा दें। अच्छा, सीपीएलसी बेसिकली लोगों को हम थोड़ा सा बता भी दें कि सीपीएलसी है क्या, और ये क्या पुलिस से कितना डिफरेंट है, क्या है? देखिए, सीपीएलसी सिटीजन पुलिस लियाज़ान कमेटी है, उसके नाम से ही ज़ाहिर है कि हम पुलिस के साथ लियाज़ान करते हैं बतौर शहरी, और पुलिस की मदद करते हैं बहुत सारे उमूर में। उसमें डेटा है, उसमें क्राइम प्रिवेंशन है, उसमें मिलकर जो है वो क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करना है, और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो सीपीएलसी सर अंजाम देती है। उससे लॉ एंड ऑर्डर को की सिचुएशन को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है, और फिर शहरियों का अपना एक जोश जज्बा आ जाता है कि हम क्रिमिनल्स के साथ क्रिमिनल्स को फ्री डे नहीं देंगे, और पुलिस के साथ मिलकर आपके खिलाफ जो है वो काम करेंगे। कम से कम आके इधर जो है रिपोर्ट ज़रूर करिए, आपने सही कहा। अच्छा, इसके अलावा ये होता है कि अगर किसी का कोई मसला आ जाए, किसी की किराएदार का मसला आ जाए या किसी का डोमेस्टिक कोई मसला आ जाए, तो सीपीएलसी उनमें भी हेल्प आउट करती है? देखिए, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसमें सीपीएलसी एनीथिंग रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम और फिर सिविल, और हम चाहते हैं कि लोगों के दरमियान तस्वीर कराएं। हमें जस्टिस ऑफ पीस के ऑनर मिले हुए हैं, तो जस्टिस ऑफ पीस का काम ये होता है कि जी लोगों के दरमियान तस्वीर करा दें। कोई अगर ज़्यादती कर रहा है तो उसको रिप्रिमेंड कर दें, और फिर अगर वो लीगल केस बनता है तो उसके खिलाफ लीगल केस भी इनिशिएट करवा दें। तो ये वो काम है जो सीपीएलसी करती है। सीपीएलसी बहुत सारे वेलफेयर काम भी करती है। हमारे तकरीबन 40 के करीब फंक्शंस हैं जिसको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सरअंजाम देते हैं। हमारे मेंबर्स पूरे कराची में हैं, जो शहर के जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट में हैं। इसी तरह हम हैदराबाद में भी फैले हुए हैं, सक्खर में भी हमारा इंटरवेंशन है। तो ये शहरियों की बेहतरी के लिए है, और शहरियों की बेहतरी जितनी ज़्यादा होगी वो शहरियों की अपनी मदद आपके तहत ही ईजी होगी। टू एक्सेस भी है ना ये, कि पुलिस वहाँ जाते, थाने जाते, कहते ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, बिजी होता है स्केड्यूल अक्सर बहुत ज़्यादा। तो इसमें यहाँ पर ये है कि एटलीस्ट आप इजीली जाते हैं और आपको जो है जी देखिए, राब्ते का काम है, लियाज़ान है, तो हमसे ज़्यादा बेहतर लियाज़ान जो है वो मुमकिन नहीं हो सकता। अच्छा लियाज़ान कर देते हैं। जहाँ लोग घबराते थे कि जी थाने कैसे जाएं, कैसे बात करें, क्या बताएं,
थानेदार हमको ही मवाद इल्ज़ाम ना ठहरा दे, हमें ही क्रिमिनल ना बना दे, तो मेरा ख्याल है कि CPLC इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। CPLC लिहाज़ान करती है, CPLC आपके क्राइम रजिस्टर करने में मदद दे देती है, और CPLC फिर उन क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो पेश रहती है। फिर ये है कि वो जो मामला आते हैं वो फिर बेहतर हो जाते हैं। जी। अच्छा, आवाम के अगेन में आवाम को किस किस तरीके से अपने आप को सेव करना चाहिए? आवाम जो है वो जब कहीं जा रही होती है, अक्सर मैंने देखा भी पिछले दिनों एक रिपोर्टिंग और हुई कि बस से उतरते हुए एक हमारे एक कारीगर थे, उनका जो है मोबाइल बस से निकलते, मैंने कहा भाई तुमने वो पाउच क्यों नहीं पहना था, एक छोटा सा बैग पहन लें। मैंने कहा मोबाइल तुमने जेब में रखा हो, तुम तो खुद दावत दे रहे हो उनको क्या आप जो है मोबाइल चोरी कर लें। तो ऐसी दावतें हमने देखा काफ़ी ज़्यादा जो है ना लोग खुद दे देते हैं। देखिए, हम सबको पता है कि ज़ाहिर स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं वो शहर में चारों तरफ कहीं फिर पर रहे भी होते होंगे, हैं, हाँ। और हम इजी टारगेट ना बने, सॉफ्ट टारगेट ना बने। और इजी टारगेट की यही बात है कि हाथ में मोबाइल फ़ोन लेके जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो सबसे आसान यही होगा कि पहले आपको, बजाय इसके सेव कि करना आपकी है। जेब में हाथ डालो, आपकी पर्स को छीनो, जो चीज़ आपके सामने नज़र आ रही है वो इजी टारगेट होता है। तो हमें तो चाहिए कि हम अपने आप को इजी टारगेट ना बनने दें, हम एहतियात कर लें। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, गाड़ियों में भी हम फ़ोन पे बात करते हुए जा रहे होते हैं, तो क्रिमिनल को पता होता है कि जी इसके पास ये बेखबर है, और इसको हिट करना, इसको रोकना आसान हो जाएगा कि वो बेखबरी में जो है उसको पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। तो मैं समझता हूँ कि हमने वो तमाम स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं जिनकी बुनियाद पर हम इजी टारगेट ना बने। जो गो कि ये आइडियल सिचुएशन नहीं है, मैं इसको अप्रूव नहीं करता, लेकिन बहरहाल शहर में ये अगर वारदातें हैं तो पूरी दुनिया में जो है वो वार्निंग्स इशू होती हैं, पूरी दुनिया में एहतियात के लिए किया जाता है। हमने भी एक एहतियाती तदाबीर का जो है वो पम्फलेट बनाया हुआ है, लोगों जी, को जी। देते हैं, बताते हैं वक्तन फ़वक्तन, और मैं समझता हूँ कि उससे बड़ी हद तक अपने आप को क्रिमिनल से महफूज रखने का जो है वो ज़रिया बन एटलीस्ट जाता है। मतलब हाँ सेव तो करें। कई लोग तो मैंने देखा कि वो पहले, अब तो नहीं करते, डैश बॉक्स पे अपना मोबाइल आराम से रख के जा रहे होते थे, तो गाड़ी से आके को निकाल के ले जाता था। अच्छा, ये सिर्फ यही नहीं, कई ममालिक में भी ऐसा होता है। तो ये कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस है जो हमें खुद लेने की भी ज़रूरत है। अभी हम सेफ सिटी पे बात करेंगे, इसके मंसूबे पे बात करेंगे कि अभी इतना कहाँ गया वो, अभी क्या उस पर काम हो रहा है अभी या स्लो काम हो रहा है, क्या हो रहा है, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। इरफान रमज़ान, GTV न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। आज हमारे साथ अहमद चुनाई साहब हैं जिनका ताल्लुक CPLC से रह चुका और अभी भी वहाँ पर कमेटी के मेंबर भी हैं। साथ ही अब आज से बात कर रहे थे थोड़ी सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से। ये बताएं कि ये जो सेफ़ कराची की जो बात हो रही थी, इसके कैमराज लगेंगे, ये होगा, ये इतना ज़्यादा भी हमने देखा है काम नहीं हो पाया। इसकी वजह क्या है? मैंने बल्कि कोयटा गई थी तो वहाँ मैंने देखा बड़ा ज़बरदस्त उनका सिस्टम बना हुआ है, बहुत ज़्यादा कैमरास और चीज़ें एक्यूरेट और बहुत फोकस होकर जो है काम हो रहा है उधर। तो अभी तक कराची में क्यों नहीं हो पाया? देखिए, 2016-17 में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू हुआ था कराची में। अब तक मेरे हिसाब से तो कोई इतनी बड़ी सब्सटैंशियल प्रोग्रेस नहीं है। बहुत सारी जगहों पे जो है उन्होंने पिन पॉइंट किया था कि यहाँ कैमरे लगेंगे, इस तरह होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो कुछ थोड़े से कैमरे जो हैं उनका भी इनॉग्रेशन हुआ था पिछले दिनों, और ये कहा गया था कि बहुत जल्द इसको मुकम्मल हो जाएगा। हर मुतवातिर बजट में 16-17 के बाद इस पे जो है वो रकम मुख्तस की जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आगे नहीं बढ़ पाता। अब तक तो ये कंप्लीट हो जाना चाहिए था। कराची की इंतहाई अहम ज़रूरत है सेफ सिटी प्रोजेक्ट, क्योंकि कराची इतना बड़ा शहर है कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि उसको मैनेज किया जाए, हर जगह जो है वो बंदे लगाए जाए। इलेक्ट्रॉनिक का दौर है, डिजिटलाइजेशन है, हमें भी अपने पूरे शहर को जो है वो सेफ सिटी में डिजिटलाइज करना है, और उस डिजिटलाइज करने के बाद आप सही तरीके से जो है वो ये देख सकेंगे कि शहर में क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है और कौन लोग ये कर रहे हैं, और उस कैमरे से उसकी निशानदेही होगी, बैकअप यूनिट्स होंगे जो जाके उसको पकड़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काम होगा शहर को के लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने के लिए, बिलखुसूस स्ट्रीट क्राइम्स का, जिसका वावेला हर दफ़ा मचाया जाता है। तो सिंध गवर्नमेंट से मेरी ये सदा आज भी है कि जी खुदारा इस पे जो है वो तवज्जो दी जाए, जल्दी काम किया जाए, और जल्द ही जो है
वो कराची के शहर को ये तोहफ़ा दिया जाए कि कराची के शहरियों को जो है वो स्ट्रीट क्राइम से निजात मिल जाए। जिम्मेदारी है उनकी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अवाम शहरी जो होते हैं वो तो हुकूमत की जिम्मेदारी होते हैं, उनकी हर चीज़ पूरी करना उनकी ज़रूरत ज़रूर है उनका, कि उनको ज़रूर पूरा करना है। अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने अभी जो हम लोग जितना देख रहे होते थे कि क्राइम कहाँ से आ रहा है, जब हमने देखा जहाँ पे स्लम ज़्यादा हैं या जो जगह जिस तरह आज़ादी के बाद लोगों ने सिर्फ कब्ज़े कर लिए थे आकर, यहाँ पे जाहिर बात है फिर उसके बाद कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से आई फील लाइक उस वक्त से ही काम नहीं हुआ। जो स्लम्स बन गए वो बन गए, जो गली कुचे बन गए जिसमें पानी का भी प्रॉब्लम आता है, क्राइम का भी प्रॉब्लम आता है। कोई जो जिस तरह आप तरक्की याफ्ता ममालिक में जाएँ तो वहाँ पर आपको नज़र आते हैं कि किस तरह से चाहे वो एक बहुत ही कम बजट वाले इलाके जो हैं वहाँ पर भी इतना अच्छे तरीके से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। सो आई थिंक हम लोग ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा लैक कर गए हैं, चाहे वो कराची हो चाहे वो और एरिया हो। ऐसा लगता है जो करके बस फेंक दिया, जहाँ चले जाओ। उसकी वजह से गली कूचों की वजह से बहुत ज़्यादा जो है क्राइम्स जो हैं वो ज़्यादा उन एरियाज़ में हमने देखा ज़रा ज़्यादा होते हैं। देखिए, कराची को एक मैस प्रोग्राम की ज़रूरत थी, बनाया भी गया कई दफ़ा। मुझे याद है 2008-10 में बनाया, 15-16 में बनाया, फिर 20-21 में भी उसका रिव्यू हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कराची का एक मैस प्रोग्राम है उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता। अगर उस मैस प्रोग्राम में यह है कि ये सड़क जो है वो कमर्शियल नहीं होगी तो फिर वो सड़क कमर्शियल हो जाती है। तो वो कैसे हो जाती है? वो इसीलिए कमर्शियल नहीं होती कि उस सड़क पे जो मौजूदा वसाइल हैं वो उससे ज़्यादा पॉपुलेशन का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब उससे ज़्यादा पॉपुलेशन का बोझ बर्दाश्त नहीं होता तो फिर अगर वहाँ पर मैस हाई राइज आ जाए, बहुत सारी चीज़ें इस तरह आ जाएं और वहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन आ जाए तो यही वो चीज़ें हैं जो हमें तबाह बर्बाद करती हैं। स्लम एरियाज़ की बात की तो स्लम एरियाज़ में डेवलपमेंट स्कीम्स होनी चाहिए। हमेशा बजट में लेआउट वगैरह पास होते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाता। हमें शहर को स्ट्रेटजिकली देखना चाहिए। उसका जो पूरा मैस प्रोग्राम है रिहैब का, उसको जो है वो उस पर अमल करना चाहिए कि जो हमने दिया हुआ था। और जब तक उन चीज़ों पे अमल नहीं होगा, प्लानिंग सही नहीं होगी, एग्जीक्यूशन सही नहीं होगा, ये शिकायतें कराची में रहेंगी कि कराची दुनिया का 5वां बड़ा शहर है। कराची 4,500 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया है। इसके बाद 2.5 करोड़ के करीब की पॉपुलेशन है कराची के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस बात की गमबाजी करते हैं कि कराची एक बड़ा पोटेंशियल सिटी है और फिर कराची को बुनियादी शहरी ज़रूरियात जो हैं वो भी हर वक्त देने की ज़रूरत है, उनमें चेंजेस की ज़रूरत है, उनको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है ताकि जो यहाँ से टैक्स जाता है 67-68% रेवेन्यू, उसका कुछ नेमो बदल भी कराची में मिले और कराची की जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं वो आगे बढ़ें। बिल्कुल। अच्छा, रुकावटें क्यों आ जाती हैं इतनी डेवलपमेंट में? देखिए, ज़ाहिर है हमारे जो मैनेजर्स हैं, मैनेजमेंट करते हैं, वो हमारे मुंतखब नुमाइंदे ही हैं और बुनियादी मैं समझता हूँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हीं की है कि उनको ही जो है वो कराची शहर को अपनाइयत से देखना चाहिए, अपनाइयत से लेके आगे चलना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। सक्सेसिव सिविल गवर्नमेंट जो आती रही हैं, बल्दियाती हुकूमतें, मैं समझता हूँ कि 2010 के बाद कोई सही मानों में फिर काम हुआ नहीं है उन पर और इसकी वजह से ये सारी ख़राबी बुराई हम देखते रहते हैं। बिल्कुल, ये बात तो है। और यहाँ पे आवाम जब यहाँ पर तो आवाम चाहती ही ये है कि ऐसे ही रहे, इसलिए वो बार बार उन्हीं को मुंतखब करती है और आवाम के पास भी एक बड़ी पावर होती है कि वो कहीं पर भी अगर काम नहीं हुआ हुआ तो उसके ऊपर भी वो केस डाल सकती है। लेकिन हमारे यहाँ पे ये अनफॉर्चुनेट बातें कहते हैं केस डालेंगे तो क्या चलता रहेगा। नहीं, बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। आप किसी चीज़ पे केस डाल भी देते हैं ना तो उसके बाद उसकी पूछगछ होती है। देखिए, इदारे तो बने हुए हैं ना, आप कुछ भी कर लें, प्रेशर ग्रुप्स क्यों बनाए जाते हैं, लेकिन अवाम यहाँ पर अपनी से मैंने कहा ना कि अवाम की बड़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। वो कहते हैं बस हमने हुकूमत दे दी, चलाओ, अब तो जो मर्जी जैसे मर्जी चलाएगा। आपने अपना कारोबार किसी को दे दिया चलाने के लिए तो जैसे मर्जी चलाएगा। भाई बॉस होता है ना, उसको पूछना भी पड़ता है। तो अवाम बॉस है, पूछती नहीं है, लेकिन अवाम कहती है ऐसा कितने कितने वो कहते हैं ना, वो मज़ेदार बॉस है, पूछ ही नहीं रहे, जो मर्जी है करो फिर ना। यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे अवाम के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आवाम के लिए 2-3 बेसिक चीज़ें हैं जो उन्हें करने की ज़रूरत है। एक तो ज़ाहिर है उनको रियलाइजेशन और एहसास होना चाहिए कि इस शहर की तरक्की के लिए
न सिर्फ उनको अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए बल्कि हर सतह पे जो है वो उसकी लॉबिंग करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा कि अवाम ही ताकत है और अवाम की ताकत जो है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो यहाँ मिलकर जो है वो जो सिविक इदारे हैं उनमें एक जॉइंट रिप्रेजेंटेशन जाना चाहिए और वो जॉइंट रिप्रेजेंटेशन शहरियों की क़ुव्वत से जाना चाहिए। और हमें ये एहसास दिलाना चाहिए हमारे हुक्मरानों को, हमारे मैनेजर्स को कि कराची शहर की क्या ज़रूरियात हैं, उन ज़रूरियात को जो है वो पूरा करने की भी बहुत ज़रूरत है। गो के मैं ये नहीं कहता कि जी काम नहीं हो रहा होगा, काम अपनी जगह पर हो रहा होगा, लेकिन जितना काम हो रहा है उस शहर के लिए काफ़ी नहीं है और इस शहर के लिए मैस डेवलपमेंट जो है उसकी ज़रूरत है और उसके लिए जो है वो सारे शहरी इदारों को, सारे शहरियों को जो है वो मिलकर कोऑर्डिनेट करके काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, ये बात तो है। और रमज़ान के हवाले से स्पेशली क्या मैसेज देंगे लोगों को? देखिए, रमज़ान ज़ब्त सिखाता है, बर्दाश्त सिखाता है और अब आखिरी रोज़े आ रहे हैं, आखिरी अशरा जो है वो 2-3 रोज़ में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। उस वक्त अमूमन ये देखा गया है कि सड़कों पर एक बड़ी इनडिसिप्लिन होती है, लोग जो हैं वो रोज़े की वजह से डिसिप्लिन अभी से शुरू हो गया, लड़ रहे क्या होते बताएं, हैं बस मत और कर रहे होते हैं। बहुत तो बुरा हाल है। मैं समझता हूँ कि पूरे महीने की जब इबादत की है तो तमाम शहरियों से ये अपील है कि फिर अपने आप में रिस्ट्रेन करें, अपने आप को अपने ज़ब्त करें, बर्दाश्त करें। कोई अगर गलती कर भी रहा है तो उसको दरगुजर कर दें और अपने एक मिसाल बन जाएं खुद। तो मैं समझता हूँ कि जो रमज़ान हमें सिखाता है मिसाली नज़्म व ज़ब्त, उसको जो है वो हकीकत में हम बताएं कि हम सीखे भी हैं और आगे भी लेके उसको चलेंगे। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका शुमार तशरीफ़ लाने का, आपने अपना वक्त, कीमती वक्त जो हमें दिया। इसके साथ ही जाएंगे अब हम ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं इरफान रमज़ान, GTV न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। और अब हमारे साथ होंगी ऑनलाइन मारिया खान जो साइकोलॉजिस्ट, और हम बात करेंगे सुस्ती और काहली के हवाले से कि किस तरह से बुरी आदत को दूर करें और सुस्ती और काहली भी दूर करें। मारिया खान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मारिया खान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी GTV। बिल्कुल ठीक ठाक है मारिया, पहले तो आपको रमज़ान मुबारक। और बड़ा आप जो टाइमिंग्स हैं ना वो चेंज हो जाते हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कि टाइमिंग्स चेंज होने की वजह से हम अपनी चीज़ों को फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि जब इंसान की ज़िंदगी में कोई भी चेंज आए और ये एकदम से एक महीना जो है वो हमारे लिए ऑल अराउंड चीज़ें जो चेंज कर देता है, तो 1-2 दिन में ही हम अपने आप को कैसे बेहतर कर लें, एक तो ये बताएं। अब तो माशाल्लाह से 17वां आज रोज़ा है, तो आगे भी दिनों में हमें अपने आप को जो है वो सुस्ती और काहली से दूर करके और फोकस कर लेना काम की तरफ। जी नादिया, सीन हो गया कि आजकल तो वो एरा शुरू हो गया है ना, अब तो ईद के बाद देखेंगे वाला एरा में हम पहुंच गए हैं। तो ये जो साइकोलॉजी है जिस पे आपने बात किया ना कि आज नहीं कल करेंगे, वो कल करेंगे, कल जब आता है तो फिर कल करेंगे। और इस तरह अगर मैं देखूं, अगर मेरा जितना 13-14 साल का जो एक पूरा टेन्योर है, और हम जब सेहत पर्टिकुलरली पे बात करें कि हम सेहत पे जब काम करने पे बात करें, तो मैं देखती हूँ साल हर साल एक ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, रमजान से थोड़ा अरसा पहले लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि बस रमजान में ना मैंने पूरे साल का जो मार्का है ना वो फतह करना है। और जैसे ही रमजान आता है वो 1-2 दिन की एक्साइटमेंट के बाद ना फिर वो एक्साइटमेंट डिक्लाइन होने लग जाती है। और फिर अभी जो मिड जो पीरियड आ गया है ना, उसमें अब मैं यही सुन रही हूँ कि बस ना अब तो बस ईद आने वाली है और अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब ईद के बाद देखेंगे। और जैसे ईद गुजरती है ना, उसके बाद भी कुछ ज्यादा वही जो लोग होते हैं जो ईद के बाद जो है ना प्रायोरिटाइज करते हैं कि मैंने यही चीज़ मुझे पूछनी है। एक तो हमारे पास मारिया आजकल काम इतने ज़्यादा है, ठीक है, अब उसको मैनेज करना, एक तरफ फोकस ही नहीं हो पाते कि दूसरा काम सामने आ जाता है। ये जो फोकस होने वाली बात है, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट, इट्स सो डिफिकल्ट नाउ अ डेज, इट्स जस्ट 24 आवर्स। मुझे ऐसा लगता है ये भी कम हो गए अब, सोए कब इंसान, उठे कब, काम कब करे। ये जो फोकस वाली बात है ना, ये बड़ा, और शायद इस वजह से भी कि हम यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हैं कि फोकस लोग इसलिए भी नहीं हो पा रहे कि एक बंदे की एक जॉब है, उसमें उसकी इतनी ना पे है ना उसको इतना रिटर्न मिलता है।
वो क्या करता है, एक ही वक्त में 10 चीज़ें करने की कोशिश करता है। यहाँ पर उसके मामला आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। एग्जैक्टली exactly. और इस सब में जहाँ पे प्रायोरिटी की बात है सारी, जब अगर मैंने पिरामिड में प्रायोरिटी पे मेरा वजूद है, मेरी जात है, तो फिर सब कुछ है, मेरा काम भी है, मेरी फैमिली भी है, मेरा बिजनेस भी है, सब कुछ चलेगा। मैं अच्छी पोजीशन में हूँ मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली और फिजिकली, तो बाकी सब कुछ भी बढ़िया चलेगा। अगर मैं मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली और फिजिकली अच्छी सिचुएशन में नहीं हूँ, आप 10 नौकरियां कर लें, कुछ नहीं होने लगा। आप किसी एक पे भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। सो बात सारी ये आती है कि हम, जब आप अपने आप को डिले करते रहेंगे कि बस ये हो जाए, वो हो जाए, दिस हो जाए, पर्टिकुलरली खुसूसी तौर पे खवातीन जो अपने आप को एंड पे कर देती हैं कि बस बच्चों का हो जाए, मियाँ का हो जाए, मैं भले कुर्बान हो जाऊं इस पूरे रास्ते में, और वो कुर्बान कर भी रही होती हैं अपने आप को। और अगर हम देखें तो इतना ज्यादा होगा कुछ नहीं। आप अपने आप को, जो आपकी हेल्थ है, अगर आप उस पर काम नहीं करेंगे तो आप उसको डिक्लाइन पे लेके जा रहे हैं। डिक्लाइन में तो हम सब वैसे जा रहे हैं, मैं, आप और जो भी लोग हमें देख रहे हैं, हम सब दिन ब दिन बूढ़े हो रहे हैं, हम जवान नहीं हो रहे। सो अगर हम शौरी तौर पे इस पे काम नहीं करेंगे, क्यों आपने दिन में शौरी तौर पे, वो कहते हैं ना, शार्पन द सॉ, अगर आप चाहते हैं कि आप ज्यादा लकड़ियां काटें तो आपने लकड़ियां काटने पे मेहनत नहीं करनी, आपने अपनी कुल्हाड़ी को, आपने उसको तराशने पे काम करना है ज्यादा। तो आप जितना उसको अच्छा तराशेंगे, आप हो सकता है वो जो लकड़ियां आपने 6 घंटे में काटनी थी, आप वो 2 घंटे में काटे। तो इसी तरीके से जो भी बहुत से बच्चे हैं स्कूल जाते हुए, आज मेरे पास 7 साल से बच्चे शुरू हो रहे हैं और 69-70 ईयर तक के लोग हैं। और ये जो 8 साल का बच्चा है ना, वो भी कहता है मेरे पास खाना खाने का टाइम नहीं है। आई मीन सीरियसली। तो कैसे होगा फिर? तो आप मुझे बताएं, वो बच्चा जो 8, 9, 10, 12 साल का है, वो नाश्ता नहीं कर रहा, और या फिर वो दिन लंच भी नहीं कर रहा, वो इस तरह भूखा प्यासा चल रहा है, उसका दिमाग की हालत क्या होगी, अच्छा, उसकी हमारी कैफियत इसमें क्या एक होगी? चीज़ आती है कि हम ये देखते हैं कि ये देखें, ये ना आदत होते हैं आपके, जिस तरह आदत आपको डाली जाती है बचपन से। एक होती है अच्छी आदत, एक होती है बुरी आदत। देखिए, वक्त पे ना खाना बुरी आदत, वक्त पर खाना अच्छी आदत, वक्त पर काम करना अच्छी आदत, वक्त पर काम ना करना बुरी आदत। क्या आपको लगता है कि आजकल ये जो अच्छी बुरी आदत वाली चीज़ें थी, ये हमने बच्चों को बताना छोड़ दिए कि बेटा दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ राइट? ये राइट और रॉन्ग जो है, ये इस पे लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली और अगर वो, और बच्चा तो देखें, बच्चा सीसीटीवी है। बच्चे को आप, उसकी ना, आप चाह रहे हैं कि ये बड़ा होके बड़ा नाम बनाए, ये कुछ कर जाए मेरी औलाद, और वो देख किसको रहा है? वो आपकी बातों से नहीं सीखता, वो आपके एक्शंस से सीखता है, आप जो कुछ कर रहे हैं। तो अगर बीइंग अ पेरेंट मेरे कौलो फ़ैल में तज़ाद है, मैं खुद स्क्रोलिंग करूं और मैं बच्चे को, मैंने फोन देकर भी उसे दिया, मैंने गैजेट फराहम किया, और वो मुझे पूरा दिन अगर देखता है कि मैं स्क्रोलिंग कर रहा हूँ एज अ वालिद, एज अ माँ, तो फिर बच्चा तो यही सीख रहा है। इसके बरक्स अगर मेरी फिजिकल, अगर मैं फुटबॉल, क्रिकेट, कोई भी मेरी जिंदगी में स्पोर्ट नहीं है, वर्कआउट नहीं है, वॉक नहीं है, तो बच्चा कैसे वॉक करेगा? अगर मैं खुद प्रोसेस्ड कबाब, टिक्के, फ्रोजन चीजें इस्तेमाल मेरा है निहारी और एज अ पता नहीं पेरेंट, तेल वाले निहारी कितने पाई अज्जा। का इस्तेमाल है, एग्जैक्टली बच्चा दिख रहा है, तो उसको फिर आप कहें नहीं, तुम ये क्यों चिप्स क्यों खा रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो? आप उसको बदजन कर रहे हैं अपनी तरफ से। आप उसके लिए रोल मॉडल जब तक नहीं बनेंगे, तो फिर बात आती है अच्छा, नहीं, पेरेंट्स ये वाले बात बहुत। आती है बच्चों कहेंगे नहीं बेटा डोंट टेक दिस, ये तो अच्छा खाना नहीं है आपके लिए, आपने हेल्दी खाना खाना है। और फिर वो देख रहे होते हैं दावत पे भी जा रहे हैं, वहाँ पे हर किस्म के लवाजमात वो खा रहे हैं। और वही वाली बात, अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा नहीं करेंगे तो बच्चे का लाइफस्टाइल कैसे अच्छा होगा? तो दैट्स द थिंग एक्चुअली। ये जो आदात है ना, इनकी पहचान जो है ना करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डू यू थिंक सो कि इसके लिए लोग जो हैं ख़ुद एफ़र्ट नहीं कर रहे हैं, या जो जिस तरह ज़िंदगी हो रही है वैसे गुजार रही है? ये चीज़ क्यों आ गई है हमारी? मैं आजकल ये चीज़ सोचती हूँ कि जैसा है गुजारा करो। हम वो चीज़ सोचते नहीं है कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और हम लोग अपने आप को सुधार ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्या इम्यून हो जाते हैं, या बस ये जो जैसे ज़िंदगी गुजारने वाली बात है ना, ये क्यों होती है? एग्जैक्टली तो अगर हम देखें ना, चले अब माह रमजान चल रहा है और थोड़ा सा रिलीजन को भी ले आते हैं अगर बात में ना, तो जो पहली वही नाजिल हुई है ना, वो है इकरा, पढ़। इल्म हासिल करने को तरजीह दी गई है, पहली बात ही की गई है कि पढ़ो, इल्म हासिल करो।
तो अगर आप शौरी तौर पे आप नहीं अपने आप को बेटर करने के ऊपर काम करते, आप अल्लाह से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। और तो अल्लाह ने जब इंसान को अपना लेवल एनहांस करने के ऊपर, तो अल्लाह तो कुन कर देता ना, तो सबका लेवल एनहांस हो जाता, उनका मेंटल इमोशनल लेवल। मगर अल्लाह ने इंसान को क्या तरगीब दी, पहली बात क्या की कि पढ़ो, इल्म हासिल, इकरा, राइट। तो अगर हम उस बात को नहीं समझेंगे, पहली वही के ऊपर ही हम नहीं फोकस करेंगे कि मुझे इल्म हासिल करना है हर लिहाज से, वो दुनियावी भी हो सकता है, वो रिलीजियस भी हो सकता है, वो सेहत है, वो इमोशनल, फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल, सब कुछ आ जाता है उसमें। क्योंकि जिंदगी गुजारने के लिए आपको इन सारी चीजों की जरूरत है। अल्लाह ने ये दुनिया जो हमारे लिए बनाई है, तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जाके किसी गार में आपने बैठना है तो उधर जाके मेरी इबादत ही करते रहना है। अल्लाह ने कहा ये दुनिया मैंने तुम्हारे लिए बनाई है ताकि तुम इसके फल फूल मौसमों को तुम एंजॉय करो। तो अब मैं इल्म नहीं हासिल करते, अगर आप कोई भी नहीं इस बात की जुस्तजू नहीं करते हम, तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। और फिर होता ये है कि आप बीमार होते हैं, आप बीमार हैं, आप बीमार होते हैं और फिर आप चले जाते हैं अस्पतालों में, और आप इतनी तशवीशनाक किस्म की सूरत हाल हो गई है, आप टीवी ऑन करें, उधर अस्पतालों के ऐड, आप रोड पे जाएं, बिल बोर्ड्स पे अस्पतालों के ऐड चल रहे हैं। आपकी सिचुएशन यहाँ पे पहुंच गई है, आप इस दहस पे आ गए कि अब आपको इश्तिहारों में अस्पतालों के एड्स दिखाए जा रहे, क्योंकि और अगर आप किसी अस्पताल चल जाएं तो ऐसा लगता है वहां जाके देख के कि शायद इन लोगों का यहाँ पे ना मुफ्त इलाज हो रहा है, कि कोई फ्री कैंप लगा हुआ है। ये इतनी मखलूक यहाँ पे अब अस्पताल तो में क्यों आई है? मारिया, मैं आपको क्या बताऊं, ये यहाँ पर भी अब एक सूरत हाल ये होती है कि ठीक है, हर तरह के अस्पताल हैं, हर तरह की जगह होती हैं, लेकिन ये भी एक स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, कि एक जो है वो अपना उसको अस्पताल भी उसको बेशक इलाज से ही मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो, वो स्टेटस सिंबल के तौर पे उस जगह पे जाता है। मारिया, थैंक यू सो मच आपके पार्टिसिपेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते क्या कहेंगे, फिर हम ब्रेक की जानिब जाएंगे, बल्कि ब्रेक ले ही लेते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। स्टेटस या थैंक यू। जी ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। इसके साथ जाएंगे ब्रेक की जानिब, ब्रेक और फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है इरफान रमज़ान, GTV न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन, और हमारे साथ हैं नन्हे मुन्ने बच्चे। इन सबसे मुलाकात कराएंगे आपकी। सबसे पहले तो अशर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मिरहा है, रियान दी सेलिब्रिटी हैं, इसको सेलिब्रिटी इसलिए बोलते हैं, ये ड्रामा आर्टिस्ट है ना, क्यूट। ओके, और हमारे साथ दो प्यारे प्यारे नए बच्चों ने भी ज्वाइन किया। हमारे साथ हैं मरियम फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपका माइक है ना? हाँ, इनका माइक है। क्या मैं आपसे एक पहले पूछूं? पहले बात तो करने दो मुझे उनसे, मेहमान आए हुए, पहले मेहमानों से बात करते हैं, फिर पहेलियाँ भी पूछेंगे, है ना? क्यूट, ये क्यूट बच्चा है। अच्छा जी, तो मुझे बताएं मरियम, आप कौन सी क्लास में? क्लास 5 में। क्लास 5 में। और नात का शौक़ आपसे कब से हुआ? 4 सालों से मुझे बहुत शौक है। बहुत शौक़। और मैं और टीवी एक्स पे जा भी रही। और बताओ कि आपको सिखाया किसने है? मेरी मामा मामा ने सिखाया। मामा खुद भी पढ़ती हैं? अच्छा, हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमारे साथ हैं तस्कीन बतूल। अस्सलाम वालेकुम तस्कीन, क्या हाल है आपके, कैसी हैं? बहुत क्यूट है आप, इनका माइक दें। अच्छा तस्कीन, आप बताओ आप कौन सी क्लास में हैं? 1 में हैं। और आप भी नात पढ़ती हैं? पढ़ती हैं नहीं पढ़ती? पढ़ती हैं, पढ़ोगी। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम मरियम फातिमा से नात सुनते हैं, क्योंकि मरियम फातिमा बहुत अच्छी नात पढ़ती हैं और ये पिछले 4 साल से प्रैक्टिस भी कर रही हैं। और अब तो क्या इनका कॉन्फिडेंस बता रहा है। वैसे ये भी हमारी आज सेलिब्रिटी है ना, सेलिब्रिटी है ना। चलिए जी, तो सेलिब्रिटी से हम ज़रा सुनते हैं ना जी। एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, पुरनूर फिजावा, आका दा मुअल्ला, जिवें अर्श मुअल्ला, कदी आन फरिश्ते, कदी जान फरिश्ते, साडे अज़लू जुड़ गए आका नाल रिश्ते, ओ करमा वाला वीणा पलका नाल जमदा जावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, रब ले गया मैनू
जदों शहर मदीने के हाजी लाया मैनू कुट के सीने कदी पीवा ज़मज़म कदी पढ़ा नमाज़ा मेरी पहुँच दे थो तक मैं दे आने आजा रब सोने पल विच सुनिया मैनू आंदियां बहुत हयावां एक ख्वाब सुनावा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ख्वाब सुनावा। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी आपने नात पढ़ी है। अब मैं चाहूँगी आपने भी कुछ नात सुनानी है ना, सुनाते। शाहे मदीना शाहे मदीना यसरब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना सुभान शाहे अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीना। बहुत अच्छे जी। अब हम आएंगे हमारे यहाँ के जो सेलिब्रिटी नात ख्वां हैं, है ना। बहुत अच्छे आप तो सब बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, लेकिन आज जो है ना मेरहान ने कहा कि मेरहान का मैंने आपको बहुत अच्छी नात पेश की, लेकिन आज मैं कोई पहेली भी पूछूंगी। जो पूछे पहेली मुझे भी पहले पूछनी है। तो पूछाएंगे ना, तुमसे क्यों टेंशन ले रहे हो। हाँ कौन से लोग हैं हाँ जिन्हें हम पुराने सूट देते हैं और नए सूट के साथ पुराने सूट लेते भी हैं? पुराना सूट देते हैं और नए सूट उनसे ले लेते हैं। नए सूट के साथ पुराना सूट भी ले लेते हैं। नए सूट के साथ पुराना सूट भी ले लेते हैं। दर्जी, हाँ दर्जी है, दर्जी को देते हैं। और कहाँ पे किसको जाकर देना होता है कपड़े हैं, दर्जी को देते हैं। दर्जी टेलर, पर इतना आसान आपने पूछ लिया है ना। जवाब आपने नहीं दिया, जवाब मुझसे पूछा था आपने, खामखा जवाब दिया। अच्छा बताओ अब अरियान आप पूछो। तो माइक है ना तुम्हारे पास, फिर क्यों मांग रहे हो। हाँ हाँ याद आ गया। वो कौन सी चीज़ है जो धोने के बाद गंदी हो जाती है? धोने गंदी हो जाती है, पानी जी है ना। जवाब दुरुस्त है। इस मैंने अशर से पहले मैंने जवाब दे दिया। मैं थोड़ा ड्रामा करती हूँ, थोड़ा सा मज़ा क्रिस्प होना चाहिए ना चीज़ में, तो आते बस सीधा से जवाब दे दिया। मैं उसको तंग कर रही होती हूँ थोड़ा। हाँ अभी मैंने पहले जवाब इसलिए दिया, फिर अशर बना जवाब दे देगा। अच्छा जी चले सही है। और अब ऐसा करते हैं कि अब हम अभी टाइम हमारे पास कितना रह गया है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ऑस्ट्रिच की जानिब से आप सबके लिए गिफ्ट हैम्पर जाएंगे, और साथ ही यहाँ पर नॉर्थ वॉक मॉल एक्वेटिक एडवेंचर लैंड, दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। और इसकी जानिब से ग्लैडिएटर राइड जो है ना, इसके भी आपके बच्चों के लिए जो है ना गिफ्ट वाउचर जाएंगे। मैंने कहा मुझे भी चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं ये सब बच्चों के लिए है। मैंने कहा अच्छा फिर चलें, जब बड़ों के लिए कोई चीज़ बनेगी तो फिर हम भी जाएंगे वहाँ पर। बट दैट इज़ रियली गुड कि बच्चे इन्जॉय करेंगे इस ग्लैडिएटर राइड को। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा है। तो अब जाते जाते हम ऐसा करेंगे कि अच्छा जी ये लीजिएगा, और जाते जाते हम अशर से बिल्कुल आप लोग नात सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे, इतनी प्यारी आप नात पढ़ते हैं, ठीक है ना जी। नात सुनेंगे और हम जो है यहाँ से आपसे अगले सेगमेंट की जाने भी जाएंगे नात सुनते हुए, ठीक है जी। चलिए। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, और यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, ये चक्की सैयदा की चल रही
नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं इरफान रमज़ान GTV न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन, और हमारे साथ अब शेफ़ अली अब्बास जो आज बहुत ही कोई यम इंटरेस्टिंग डिश बनाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम है, आप सुनाइए। तो आज तो कुछ बहुत ज़्यादा मज़ेदार पास्ता वास्ता लग रहा है। जी, आज हम पास्ता कुक कर रहे हैं और आज हम टोमेटो सॉस स्पाइसी टोमेटो पास्ता बना रहे हैं। ठीक है। और उसके साथ बहुत ही यूनिक आज की ड्रिंक है। आज की ड्रिंक है करशी जामे शीरी रबड़ी शेक। रबड़ी शेक, हम रबड़ी इंटरेस्टिंग, दूध यस। और रूह अफ़ज़ा को ब्लेंड करके जामे ड्रिंक शीरी को, बनाएंगे। जामे शीरी को जी वो करते हुए। ओके, बस सही, ज़बरदस्त हो जाएगा। हम ऐसे करते रेसिपी को शुरू करते हैं। और इंटरेस्टिंग डिश जब हो जाती है जब हम कोई भी मीठे में जामे शीरी ऐड कर लें। और करशी जामे शीरी जो है वो खालिस अज्जा से तैयार हुआ है और जिससे भारीपन होता है। मुझे सबसे ख़ास बात इसकी लगती है, जब भी मैं लिटरली मैं कोई मीठा नहीं पीती हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ करशी जामे शीरी ही इफ्तार में पीती हूँ, क्योंकि मुझे इतना लाइट वेट ये लगता है कि मुझे मज़ा आ जाता है सीरियसली जी। और जिस तरीके से हम जो है वो उसको मुख्तलिफ डिज़र्ट्स और उसके अंदर बना रहे हैं, बहुत तो आप इंटरेस्टिंग उसको जो है वो करशी जामी शीरी को मुख्तलिफ चीज़ों में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे मैं जो है वो तकरीबन 1 चमचा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रहा हूँ ठीक है। अपना पास्ता बनाने के लिए। मैं इंशाल्लाह भी मैं खीर बनाने का सोच रही हूँ। मैं इसमें ना इसके करशी जामे शीरी के साथ ना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आपने जो बनाई थी ना, मुझे इतने अच्छे आइडियाज़ आ गए उसे खीर के। जी, थोड़ा सा आपको पीछे होना होगा क्योंकि ओह हाँ, ये वही है जिसके अंदर पानी मौजूद होता है और ये कपड़ों को जो है ख़राब कर सकता है। जी। और इसमें सबसे पहले मैं जो है वो टोमेटो पेस्ट ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये और शुर करेगा अभी। 3 खाने के चमचे मैंने इसमें टोमेटो पेस्ट ठीक यूज़ है। किया है और हमने गार्लिक जिंजर के साथ जो है सॉरी मैं पीछे हो गई हूँ, बहुत हो रहा है क्योंकि इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें। अच्छा, ये तेल का धब्बा जो है जाता भी नहीं है फिर कपड़ों से। जी, शेफ कोट्स पे इतना दिखता नहीं तो उस पर प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ नहीं, शेफ कोट तो होता ही इसलिए शेफ के लिए, जाहिर बात है कि वो इसमें मैं शिमला मिर्च ऐड कर रहा हूँ। हाँ जी। शिमला मिर्च के साथ मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिए और गाजर ऐड कर दिए। सॉरी, प्याज ऑप्शनल है, आप हरा प्याज मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो चॉप अनियन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और इस तरीके से आपने इसको स्लो हीट के ऊपर कुक करते रहना। अब ये थोड़ा सा इसको पका लेते जी, हैं। और साथ साथ जो है वो मैं इसमें पास्ता साथ ही। पास्ता ऐड कर। अच्छा, अभी थोड़ा ऐड करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा बनाते रहेंगे, थोड़ा ऐड करते रहेंगे। दिस इज गुड। ये तकरीबन 1 पैकेट मैंने बॉईल किया हुआ है, तो आपकी जितनी यूजेज हो आप उसके हिसाब से जो है वो शो कर सकते हैं। और बस ये साथ साथ आप इसे पका आप कर सकते हैं। और बना हुआ टोमेटो सॉस भी मार्केट के अंदर मिलता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप टोमेटो पेस्ट से फ्रेश टोमेटोज़ को ब्लेंड करके भी बना सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अली के एक आता है ब्राउन पास्ता, ठीक है, जो कहते हैं कि वो होल व्हीट का होता है। इज इट रियली होल व्हीट का होता है या मुझे तो सिर्फ कलर लग रहा होता है कभी कभी, क्योंकि समझ नहीं आता कि उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज होता है, तो आई थिंक मुझे समझ नहीं आता क्या डिफरेंस क्या होता है, ये बताइए। नॉर्मल जो पास्ता होता है वो तो हमारा मैदे का फ्लावर का बना हुआ, हाँ। और होल व्हीट का जो है वो कमर्शियल ग्रेड का पास्ता होता है, या ग्लूटेन फ्री पास्ता कुछ आते हैं मार्केट के अंदर। हाँ। जो तो दैट इज रियल कि वो डाइट के लिए सही रहता है या मैदा ही है वो भी? नहीं, अगर कमर्शियली अगर कंपनी बोल के बेच रही है तो वो ऑब्वियसली उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स और वो डाइट वाला होगा। जी हाँ, टेस्ट भी उसका डिफरेंट होता है, थोड़ा फीका सा टेस्ट होता है। और ये कि उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा नमक मैं ऐड कर रहा हूँ उसमें, और वाइट पेपर थोड़ा सा इसमें ऐड कर रहा हूँ, और हल्का सा मैं चिली सॉस थोड़ा सा, हम इसको अपना रिवायती देसी टच रखेंगे इसमें। ठीक है। अच्छा, ये एक और चीज़ ये भी कि वाइट पेपर आपने बताया था कि ये ज़रा स्ट्रॉन्ग होता है, ज़रा ज़्यादा का ब्लैक पेपर ज़्यादा होता है। अगर क्वांटिटी आप ज़्यादा यूज़ करें तो आपके कड़वाहट आ सकती है, हलक में लगता है उसको चखने के बाद। ब्लैक पेपर ये है कि फिर भी उसके मुकाबले में लाइटर होता है। अक्सर लोग समझते हैं कि ब्लैक पेपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट इन एक्चुअल जो है वो वाइट पेपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, चलिए जी, अभी ये तैयार हो रहा है। ब्रेक के बाद हम बताएंगे आपको मज़ेदार करशी जामी शीरी की रबड़ी कैसे बनेगी। रबड़ी में क्या रबड़ी होगा ना, ये थोड़ा सा उसको हम गार्निश वाला करेंगे। ठीक है जी, तो आप हमारे साथ ही रहें।
और जी एक बार फिर आपके साथ मौजूद है और पास्ता बिल्कुल तैयार हो गया। अच्छा उसके बाद हमने क्या किया था ब्रेक से पहले जब हमने रेसिपी तैयार कर ली तो? हमने उसके अंदर जो है वो सिर्फ फाइनल सीजनिंग ऐड की थी और ऊपर से चॉप टमाटोज और ये हम गार्निश करने के लिए यूज करेंगे। अब हम हरा कर प्याज। लेंगे। अच्छा एंड में ठीक है ओके। ऑप्शनल है, आप थोड़ा सा सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं अगर स्पाइसी आपको करना है तो क्रश चिली वगैरह। वैसे हमने सीजनिंग में खाली सॉल्ट और वाइट पेपर यूज ऐड किया है। ठीक है, वो आप अपनी चाहें तो मर्जी है, चिकन हाँ। पाउडर भी ऐड कर सकते हैं ठीक है। और इस तरीके से आपने जो है वो और ये जो पास्ता है ना पता है, पूरी फैमिली बड़े मजे से खा सकती है। मतलब बिल्कुल, ये बिल्कुल। भरपूर है, फिलिंग है, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो इजीली ये जो है ना आप सब जो है ना और ये घर एक पे तरह खा से ज़रा आप कह लें कि थोड़ा सा हाइब्रिड किस्म का पास्ता है। ये पास्ता बिल्कुल ऑथेंटिक इटालियन नहीं है हाँ। और ये बिल्कुल चाइनीज़ नहीं है, तो थोड़ा सा ये ज़रा बीच का एक ब्लेंड है। थोड़ा सा हमने देसी तो देसी हमारे टच दे दिया देसी है इसको। टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से तो ये इस तरीके से इसको कर लिया। और फ्रेश जो टमाटोज़ हैं उनको हमने एज ए प्रेजेंटेशन के लिए कर लिया। हमने वेजिटेबल्स अगर मज़ीद इसमें चाहें तो आप मशरूम्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, आपकी प्रेफरेंस है। और अगर कोई वेजिटेबल्स आप चाहते हैं तो वो भी ऐड किया जा सकता है। इस तरीके से मैंने हरा प्याज डाल दिया और ये जो इसका वाइट पार्ट है वो थोड़ा सा मैंने स्प्रिंकल कर दिया इसके ऊपर इस तरीके से। ओह नाइस, ये इसके बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो है अच्छा लोग अक्सर ये होता है कि इसको पूरा मिक्स कर देते हैं। आई थिंक ये ऊपर से जो स्प्रिंकल किया हुआ है ना this ये is giving फाइनल a nice- प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा होता है। मैं और थोड़ा ये- सा ये वाइट सेसमी तिल जो है वो इसमें ऐड कर रहा हूँ। नाइस, देखिए इस तरह से तिल खाने का मौका भी मिल जाएगा। जी, बहुत अच्छे, आई रियली लाइक द आपने आइडिया। इसको सजा लिया। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। अच्छा जी, और अब हम बनाने वाले हैं करशी जामी शीरी से ज़बरदस्त सा ड्रिंक। आज जो और है ये हमारा होगा एक नया ब्लेंड फ्यूजन, जैसे कि मैंने आपको कहा कि रबड़ी मिल्क शेक हम बना रहे हैं करशी ठीक जामी शीरी है, से। ज़बरदस्त। तो उसके लिए सबसे पहले मैं दूध लूँगा। आप एज़ पर रिक्वायरमेंट आप दूध लीजिए। मैं तकरीबन आधा ग्लास के करीब इसमें दूध ले रहा हूँ। ठीक है। और जो स्वीटनेस है वो मुझे हमारी रबड़ी से मिलेगी ओके, जो बाज़ार में आपको मिलती है, क्योंकि आप ऑलरेडी ले लें। स्वीटन होता है तो जो सी भी हाँ। आपको जहाँ की पसंद है। मैं यहाँ पे 2 से 3 चमचे इसमें रबड़ी डाल लूँ क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत मीठी होती है। और फिर मैं इसमें अगर जब करशी जामी शीरी ऐड करूँगा तो थोड़ा सा वो और उसके टेस्ट को इन्हेंस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसमें रेड फ्लेवर जो है उसमें ऐड कर दिया ताकि इसको अच्छा कलर आ जाए। और इसके साथ साथ जो इलायची का इसका फ्लेवर है वो है। आप थोड़ा सा अगर इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो इसमें जो है वो दही को भी, योगर्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। दही जो है वो थोड़ा सा मिक्स आपको जो है वो ना बैलेंस अच्छा फ्लेवर दे देगा। जी। ठीक, और इसके साथ साथ ये बिल्कुल स्मूदी हो गई है। तो ये तो रबड़ी स्मूदी बन गई है क्योंकि किसी दही ऐड करेंगे तो बिल्कुल ही स्मूदी हो जाएगी, है ना। और तो अभी तो शेक बना है लेकिन इसके बाद फिर इसको आप इस तरीके से, हाँ इस कलर भी बहुत अच्छा है और बहुत यमी लग रहा है। ऐसे इसमें ताकत 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 थोड़ा लग सा रही आप है। वही जो नॉर्मल रेगुलर शेक है उसमें भी अगर आप चाहें तो रबड़ी को ऐड कर सकते ऐड हैं। कर तो वो एक सकते हैं, एक्स्ट्रा हाँ, आपको नहीं आई रियली लाइक द आइडिया। इसमें बाकी आपने बादाम और ये सब चीज़ें भी जी इस तरीके से। और इसके बाद करने के इसके बाद ऊपर आप गार्निश तो थोड़ा करेंगे सा- ना करशी थोड़ा जामी सा- शीरी जी, से जी, भी ना, जी। है ना। हाँ मैं इसमें थोड़ा सा जो है वो ऊपर से ऐड कर दिया आपने रबड़ी, ताकि पता चले जी रबड़ी शेक है। जी। जब बादाम भी थोड़ा सा कोई भी ऐड किए। हाँ रेसिपी सर्व करते हैं तो उसका थोड़ा सा चंक या चीज़ ज़रूर लगाते ताकि पता चले जी ये जी। किस चीज़ की बनी हुई है। और हल्का सा हमने यहाँ पे उसे ड्रिल कर दिया। तो आप इसमें जैसे बीच में एक स्ट्रॉ रख दीजिए। वेरी और इस तरीके से इंटरेस्टिंग आपको शेफ साहब, ये presentation के साथ ज़बरदस्त जो है आपने आज की रेसिपी बनाई, बड़ी देसी और मज़ेदार। लोग अब रबड़ी शेक जो है ना रबड़ी शेक। वो कॉमनली बनाना शुरू कर देंगे जी। इस तरीके से आप उसको बना सकते हैं। और ये हमारी आज की दोनों रेसिपी हो गई। टोमेटो स्पाइसी पास्ता हमने बनाया और करशी जामी शीरी रबड़ी शेक। ज़बरदस्त।
ओके जी, तो ये आप घर पे ज़रूर ट्राई करें। और जिस तरह कि आपको हम बताते हैं कि कशी जाम शीरी से आप ड्रिंक्स भी बना सकते हैं, मीठे भी बना सकते हैं, और बहुत तरह के ड्रिंक्स और मीठे इससे बनते हैं, क्योंकि बड़ा अच्छा फ्लेवर वाइज भी और दूसरा ये हेल्थ वाइज भी। अच्छा, बाकी ये है कि आज पास्ता भी बनाया और बहुत डिलीशियस और वेरी ईजी पास्ता है। बहुत इजी पास्ता है। पास्ता की जो शेप है वो आपकी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है। आप स्पेगेटी यूज़ कर सकते हैं। आप जो अक्सर लोग हैं उसको पेने पास्ता कहते हैं, जो स्लैंटी शेप का जो आता है उसको पेने बोलते हैं। आप मैक्रोनी यूज़ कर सकते हैं या शेल पास्ता। आप ये वाला कौन सा शेप है? ये वही पेने पास्ता है, बट ये थोड़ा सा छोटा है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है। और उसमें लाइंस होती है, इसमें लाइंस। जी जी, ठीक है जी, सही है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। रिपीट पर आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर GTV न्यूज़ के चैनल पर। आप टीवी शो हमारा देखिएगा। नाज़िया वालों की टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप पे कहीं नहीं आना, क्योंकि इरफान रमज़ान जो ट्रांसमिशन है वो भी जारी है। आप हमारे साथ ही रहें। रमज़ान